नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे। इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न है, भारत व एशिया का सबसे पहला जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इन इंडिया एंड एशिया? तो इसका आंसर है दोस्तों सिवाना समुद्र जल विद्युत परियोजना, जो कि भारत व एशिया का सबसे पहली जल विद्युत परियोजना थी, जिसको कि 1898 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसकी कैपेसिटी है 42 मेगावाट। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हिमालयन रिवर? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी नदी नहीं है? दोस्तों हिमालयी नदियाँ वो होती हैं जो हिमालय रेंज से निकलती हैं। तो दोस्तों रिवर नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी, ये एक हिमालयन रिवर नहीं है, यह अमरकंटक के पठार से निकलती है और अमरकंटक का पठार जो है दोस्तों वो मैकाल रेंज में स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिवर नर्मदा। डैम्पियर हॉजेज लाइन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो डैम्पियर हॉजेज रेखा निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो दोस्तों डैम्पियर हॉजेज रेखा जो है वह सुंदरवन डेल्टा की नॉर्दर्न बाउंड्री को मार्क करता है और सुंदरवन के इको रीजन को इंडिकेट करता है। इसको 1829-1830 में मार्क किया गया था। तो इसका आंसर है सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, उसको संबंधित है डैम्पियर हॉजेज रेखा। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमरावती, अर्कावती, चिन्नार, हेमवती, होनूहॉल और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो अमरावती, अर्कावती, ईटीसी जो रिवर्स हैं किस नदी की ट्राइब्यूटरीज हैं? तो दोस्तों ये कावेरी रिवर की ट्राइब्यूटरीज हैं। ऑप्शन नंबर ए कावेरी रिवर। और कावेरी रिवर का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वह है ब्रह्मगिरी हिल्स, जो कि कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में स्थित है। ठीक है। और 2019 में कर्नाटका की कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया था। ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था? हमीम हमाम वॉज द मेन डायरेक्टर ऑफ विच किंग्स रॉयल स्कूल? तो हमीम हमाम जो था दोस्तों वह अकबर के जो शाही स्कूल चलते थे उनका डायरेक्टर होता था और अकबर के नवरत्नों में से एक था। यहाँ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबार कवि थे? बाणभट्ट वॉज द रॉयल पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स? तो दोस्तों वो थे हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन जो हैं वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश। ठीक है दोस्तों, वर्धन वंश को ही पुष्यभूति वंश भी बोला जाता है। ये इसके रूलर थे और नॉर्थ इंडिया पे ये शासन करते थे 606 से 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो दोस्तों इनके जो राजदरबार कवि थे वो थे बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी जिसका नाम था हर्षचरित, और एक उपन्यास इन्होंने और लिखा कादम्बरी। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचनाएं हैं? तो ये हैं बाणभट्ट की रचनाएं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ क्वासी जुडिशियल या सेमी जुडिशियल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। दोस्तों इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो लोकसभा और राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट होता है तो उसमें भाग ले सकते हैं। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में तो भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट में भाग नहीं लेते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति के महाभियोग को एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोला गया है और इसका वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत चलाया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द मेटल ऑफ द फ्यूचर? तो दोस्तों टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है क्योंकि इसका वजन बहुत हल्का होता है, ये स्ट्रॉन्ग होती है और कोरोजन रेसिस्टेंट होती है।
टाइटेनियम का यूज़ दोस्तों एरोस्पेस इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्रीज़ में, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ में जो कि बिल्डिंग मटेरियल्स बनाती हैं, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनीज में इसका उपयोग किया जाता है। और ये स्टील से 45% हल्की होती है, ठीक है, और वास्ट इसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसको भविष्य की धातु या मेटल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के प्रोड्यूसर कौन थे? हु वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ फर्स्ट इंडियन फिल्म राजा हरिश्चंद्र? तो दोस्तों 1913 में 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनी थी, जो कि भारत की प्रथम फीचर फिल्म थी। इसको दादा साहब फाल्के ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा साहब फाल्के। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? व्हाट इज़ द मेन पॉल्यूटेंट ऑफ सिगरेट स्मोक? तो दोस्तों सिगरेट के स्मोक में जो मुख्य पॉल्यूटेंट होते हैं वो होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन जो हैं वो सिगरेट के धुएं के मेन पॉल्यूटेंट हैं। इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। धन विधेयकों का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन्ड अबाउट मनी बिल्स? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनी बिल्स का जो जिक्र है वो संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। तो मनी बिल से आप याद रखेंगे यहाँ पर आर्टिकल 110। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कितने वर्ष तक अपने पद पर काम कर सकता है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स कैन द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्क इन हिज ऑफिस? तो दोस्तों जो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसकी संस्तुति पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव होता है उसको 5 वर्ष तक नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और इसको दोबारा भी चुना जा सकता है। प्रेजेंट में हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में किसका वेतन आयकर से मुक्त है? हुज सैलरी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स इन इंडिया? तो दोस्तों भारत के प्रेसिडेंट का वेतन जो होता है वो इनकम टैक्स से मुक्त होता है, उसमें इनकम टैक्स नहीं लगता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, शिया मुसलमानों का पवित्र स्थान करबला किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज करबला द होली प्लेस ऑफ शिया मुस्लिम्स लोकेटेड? तो दोस्तों ये इराक में स्थित है, जो करबला है वो इराक में स्थित है। और दोस्तों इराक की राजधानी है बगदाद, ठीक है, इराक की राजधानी है बगदाद, और यहाँ की करेंसी है इराकी दिनार। इराकी दिनार यहाँ की करेंसी है। इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और दोस्तों आप वीडियो देखते हैं तो उसे लाइक भी कर दीजिए। इनकी PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।